इतिहास लोक में आपका स्वागत। इतिहास पाठ में आज हम महात्मा बुद्ध के समय की राजनीतिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में अब तक हम 2 बार मिल चुके हैं और आज तीसरी बार मिल रहे हैं। मेरे हाथ में जो पुस्तक है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास भाग 1, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। इस पुस्तक के अध्याय महात्मा बुद्ध के समय की राजनीतिक व्यवस्था के हम 2 खंडों का पाठ कर चुके हैं और आज तीसरे खंड का पाठ करते हैं। प्रोफेसर पांडे लिखते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय गणराज्यों के अतिरिक्त उत्तरी भारत में 4 प्रमुख राजतंत्र थे: अवंती, वत्स, कौशल और मगध। इस प्रकार ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का काल साम्राज्यवाद के उदय का काल है। मित्रों, पिछले खंड में हम देख चुके हैं कि गणतंत्रों का पतन हुआ और उनकी जगह राजतंत्रों ने ले ली। यही बात कहना चाहते हैं प्रोफेसर पांडे। वे लिखते हैं, साम्राज्य स्थापना की दौड़ में अंततोगत्वा मगध राज्य सफल हुआ। उसने अन्य राज्यों को अपने भीतर समाविष्ट कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार मगध का इतिहास संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बन गया। अवंती राज्य के विषय में लिखा गया है कि इस राज्य की राजधानी अवंती थी। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ प्रद्योत नामक राजा राज्य करता था। बौद्ध साहित्य में उसे पज्जोत कहा गया है। महावग्ग उसे चंड के नाम से संबोधित करता है और भास महासेन के नाम से। विष्णु पुराण के अनुसार वह पुल्लिक का पुत्र था जो एक अमात्य था। उसने अपने स्वामी रिपुंजय की हत्या करके प्रद्योत को राजा बनाया था। अवंती और वत्स दोनों पड़ोसी राज्य थे। दोनों ही साम्राज्यवादी थे, अतः दोनों के बीच वैमनस्य होना स्वाभाविक था। परंतु अंत में वत्सराज उदयन ने अवंती नरेश प्रद्योत की कन्या वासव दत्ता का अपहरण कर लिया और उसके साथ विवाह कर लिया। इस विवाह संबंध के कारण इन दोनों देशों में मैत्री संबंध स्थापित हो गया। यह कथा महावग्ग, प्रतिज्ञा योगंधरायण, बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर आदि ग्रंथों में देखी जा सकती है। प्रद्योत एक महत्वाकांक्षी राजा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रद्योत एक महत्वाकांक्षी राजा था। पुराणों का उल्लेख है कि उसने अनेक निकटवर्ती राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। मध्यम निकाय के अनुसार उसके आक्रमण के भय से मगधराज अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। प्रद्योत ने 23 वर्ष तक राज्य किया था। उसके 2 पुत्र थे, पालक और गोपाल। यद्यपि गोपाल बड़ा था, तथापि उसने अपनी इच्छा से राज्याधिकार छोड़ दिया और अपने छोटे भाई पालक को राज सिंहासन पर बिठा दिया। लेकिन गोपाल के पुत्र आर्यक ने इसका विरोध किया। पालक की सहायता करने के लिए उदयन ने अपना सेनापति रुमनवान भेजा। आर्यक बंदी बना लिया गया, परंतु फिर भी षड्यंत्र चलते रहे। अंत में पालक मारा गया और आर्यक राज सिंहासन पर बैठा। पिता ने राज्याधिकार त्याग दिया तो पुत्र ने संघर्ष करके और राज्याधिकार हासिल कर लिया। आर्यक का मूल नाम सूर्यक भी मिलता है। पुराण उसे अजक के नाम से पुकारते हैं। आर्यक ने 24 वर्ष तक राज्य किया था। पुराण
पालक और आर्य के बीच एक अन्य राजा विशाख यूप का उल्लेख करते हैं, जिसने 50 वर्ष तक शासन किया था। परंतु यह असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी अन्य साक्ष्य इसका समर्थन नहीं करता, और दो राजाओं के बीच गृह युद्ध के काल में एक तीसरे राजा ने 50 वर्ष तक शासन किया हो, यह संभव प्रतीत नहीं होता। यह संभव है, यह तो संभव है कि गृह युद्ध के अशांतिपूर्ण काल से लाभ उठाकर अवंती राज्य का कोई प्रदेश स्वतंत्र हो गया हो, लेकिन वहां विशाख यूप नामक किसी व्यक्ति ने स्वतंत्र रूप से शासन किया हो, इसके कोई बड़े प्रमाण तो नहीं मिलते। लेकिन फिर भी यह माना जा सकता है कि कोई शाखा निकली हो अलग से राज्य की, और वहां विशाख यूप नामक कोई राजा बना हो। मित्रों, लिखा हुआ है कि आर्यक के पश्चात उसके पुत्र अवंतिवर्धन ने अवंती में 30 वर्ष तक शासन किया था। अवंती वर्धन के पश्चात लिखा हुआ है कि आर्यक के पश्चात उसके पुत्र अवंतिवर्धन ने अवंती में 30 वर्ष तक शासन किया था। कथा सरित सागर में उसे पालक का पुत्र बताया गया है। अवंतिवर्धन के पश्चात अवंती पर मगध ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। वत्स राज्य की बात कुछ इस तरह है कि इस राज्य में इलाहाबाद और बांदा के जिले थे। इस राज्य की राजधानी कौशाम्बी थी। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ उदयन राजा करता था। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का राजा उदयन था, यानी महात्मा बुद्ध के समय यहाँ उदयन राज्य करता था। इसके पिता का नाम परंतप था। यह पौरव वंश का नरेश था। भास इसे वैदेही पुत्र कहते हैं। इससे प्रकट होता है कि इसकी माता विदेह की राजकुमारी थी। बाद में ये जो नाम है उदयन अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ। पहले यह बात आ चुकी है कि उदयन और प्रद्योत आपस में वैमनस्य रखते थे, परंतु वासवदत्ता के साथ विवाह हो जाने के पश्चात दोनों की मित्रता हो गई। इस विवाह संबंध के पश्चात उदयन के परम कुशल मंत्री इस विवाह संबंध के पश्चात उदयन के परम कुशल मंत्री योगंध रायण ने अपने स्वामी का विवाह मगधराज दर्शक की बहन पद्मावती के साथ भी करा दिया। भाष्यकृत स्वप्न वासव दत्ता के अतिरिक्त बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर भी इस विवाह का उल्लेख करते हैं। अंतर केवल इतना है कि अंतिम दो ग्रंथों के लेखक भूल से मगधराज का नाम प्रद्योत लिख गए हैं। अवंती और मगध के साथ उदयन ने मैत्री संबंध स्थापित करने के पश्चात काशी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। मित्रों, यह स्वाभाविक है कि राजतंत्र अपना विस्तार करना चाहेंगे, और विस्तार की इस कोशिश में, विस्तार के इस प्रयास में उनके सामने यदि कोई राजतंत्र आता है तो वे उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे, और कोई गणतंत्र आता है तो उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे। अवंती और मगध के साथ उदयन ने मैत्री संबंध स्थापित करने के पश्चात काशी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। भयभीत होकर काशी नरेश ब्रह्मदत्त ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। भास के अनुसार काशी नरेश का नाम आरुणि था। तिब्बती साक्ष्य उसका नाम आर्नेमी बताते हैं। मित्रों, ये राजाओं के या दूसरे पदाधिकारियों के नाम अलग अलग ग्रंथों में
अलग अलग मिलते हैं, लेकिन उन नामों में समानता खोजी जा सकती है। प्रियदर्शिका और कथा सरित सागर में उदयन की दिग्विजय का वर्णन है। दिग्विजय, दिशाओं की विजय। पूर्व में उसने बंग और कलिंग को, और दक्षिण में चोल और कोल राज्य के प्रदेश को जीता था। पश्चिमी भारत में उसने म्लेच्छों, तुरुष्कों, पारसिकों और हूणों को पराजित किया था। परंतु इस वर्णन में ऐतिहासिकता बहुत कम है। डॉक्टर भंडारकर कारमाइकल लेक्चर्स में यह बात कह चुके हैं। कथा सरित सागर विदेह राज्य और चेदी राज्य के पर कथा सरित सागर विदेह राज्य और चेदी राज्य पर भी वत्स के अधिकार का उल्लेख करती है। उदयन बहुपत्नीक था। उसकी 2 पत्नियों वासव दत्ता और पद्मावती की तो बात हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उसने अंग नरेश दृढ़ वर्मा की पुत्री से भी विवाह किया था। इसका उल्लेख प्रियदर्शिका में हुआ है। धर्मपाल टीका से उदयन की चौथी पत्नी मागंदिया का बोध होता है। यही नहीं, रत्नावली के अनुसार उदयन का अपनी पत्नी वासव दत्ता की कंचुकी सागरिका के साथ भी प्रेम था। परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उदयन के कुछ विवाहों का महत्व राजनीतिक था। मित्रों, प्राचीन भारत में विवाह के माध्यम से राजनीति करना कोई अनूठी बात नहीं थी। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उदयन के कुछ विवाहों का महत्व राजनीतिक था। उसने अवंती, मगध और अंग के राजाओं के साथ विवाह संबंध स्थापित करके उन्हें मित्र बना लिया था, हम जानते हैं। यदि वह ऐसा न करता तो उसका वत्स राज्य संरक्षित न रह पाता। वह इन तीनों राज्यों की साम्राज्यवादिता का शिकार हो जाता। बौद्ध पिंडोल के प्रभाव में वह बौद्ध हो गया था। उसी के समय कौशाम्बी में घोषिता राम बना। कुछ लोगों के मतानुसार कौशाम्बी में उसके प्रासाद के अवशेष मिले हैं। प्रासाद यानी महल। तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उदयन के पश्चात वत्स का उत्तराधिकारी कौन हुआ। पुराणों में वही नर का नाम मिलता है। बौद्ध ग्रंथ उदयन के पुत्र का नाम बोधि बताते हैं। कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी उसका नाम नरवाहन दत्त बताते हैं। जो भी हो, इतना निश्चित है कि उदयन के पश्चात कोई भी राजा ऐसा शक्तिशाली न हुआ जो वत्स राज्य को अक्षय रख सकता था। पुराण वहीनर के पश्चात क्रमशः दंडपाणि, निरामित्र और क्षेमक के शासन का उल्लेख करते हैं। पुराण वहीनर के पश्चात क्रमशः दंडपाणि, निरामित्र और क्षेमक के शासन का उल्लेख करते हैं, परंतु इनके समय में उत्तरोत्तर वत्स राज्य की अवनति होती गई और अंत में वह मगध राज्य में मिल गया। तो मित्रों, प्राचीन भारत की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने से यह समझ में आ जाता है कि जो भी राज्य सक्षम हो गया, या जिस राज्य में भी कोई ऐसा राजा आ गया, कोई व्यक्ति ऐसा बना राजा जो महत्वाकांक्षी था, तो उसने अपने राज्य के विस्तार की कोशिश की। उस कोशिश में या तो वह हार गया या वह जीत गया। यदि वह हार गया तो उसके राज्य का नष्टीकरण हो गया, उसका राज्य दूसरे राज्य में विलीन हो गया। और यदि वह जीत गया
तो उसने दूसरे राज्य का नष्टीकरण कर दिया, उस राज्य को अपने राज्य में विलीन कर लिया। महात्मा बुद्ध के समय की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में यह था आज का इतिहास पाठ, और यह इस विषय का महात्मा बुद्ध के समय की राजनीतिक व्यवस्था का तीसरा खंड था। चौथे खंड के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक तब तक के लिए अपने इस मित्र को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।